वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व यानी अनधिमान वक्र। बेसिकली ये एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो सिमिलर सेटिस्फैक्शन देता है। शुरू में क्या है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थ्योरी देने वाले लोग हैं, प्रोफेसर मार्शल और जो ऐसे ही हैं क्लासिकल थिंकर, तो उनका ये मानना था कि यूटिलिटी जो है उसको हम एक नंबर से मेजर कर सकते हैं। आपको पता है कि यूटिलिटी जो है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसको एक नंबर असाइन करना जो है बहुत सही नहीं है। तो इस चीज को, ये जो खामी थी क्लासिकल थ्योरी में, उसको दूर करने के लिए प्रोफेसर एलन हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच जनरेट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यूटिलिटी को आप नंबर से मत मेजर करो, और फिर उसके बाद सारी चीजों को नए तरीके से एक्सप्लेन किया और एक्सप्रेस किया। तो उसी सिलसिले में आइए देखते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम बात करेंगे। इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस जो है ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है। लोकस का क्या मतलब होता है? लोकस का मतलब होता है एक मैथमेटिकल लॉ जिसके बिहाफ पर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं, representing the various combination of two goods which yield the same level of satisfaction to the consumer। कहना क्या है कि एक कर्व है जिसपे बहुत सारे पॉइंट हैं और उस कर्व का हर पॉइंट कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है, एक कर्व है जिसपे बहुत सारे पॉइंट हैं और उस कर्व का हर एक पॉइंट कंज्यूमर को इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। According to this analysis, utility can't be expressed in cardinal number because utility is a psychological feeling। इंडिफरेंस शेड्यूल को देखते हैं, दिखा रहा है दो गुड का कम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई। जो पहला कम्बिनेशन है ए, उसमें 1 और 30, फिर 2 और 24, 3 और 19। अब देखिए इस कर्व पर आपको सेटिस्फैक्शन सेम रखना है, तो जाहिर है एक को अगर आप बढ़ा रहे हो, 1 से अगर आप 2 कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो आप कॉम्बिनेशन को सेम सेटिस्फैक्शन को सेम रखोगे ना। फिर इसको आप बढ़ा रहे हो तो इसको आपको कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस कर्व का हर एक पॉइंट जो है आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। यही चीज का बता रहा है आपको दिखा रहा है सारा पॉइंट। ये इंडिफरेंस कर्व है, आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ प्लॉट करेंगे तो जो फिगर बन करके आता है उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और उसमें जो कर्व राइट साइड में है तो उस पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। ये अगर IC1 है, ये 2 है और ये IC3 है, तो IC3 पर जो है ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। पूछिए क्यों, कैसे? देखिए यहाँ पर ये x जो है उसका क्वांटिटी मान लीजिए 1 है, यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 3 है, तो क्या देख रहे हैं कि एटलीस्ट एक चीज ज्यादा है। y तो सेम है हर एक के लिए, लेकिन x जो है उसकी नंबर बढ़ती चली गई, तो क्या होगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। इन द इंडिफरेंस मैप अ हायर इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी। इंडिफरेंस मैप का फिगर देख लीजिए, 1 2 3 4 दिखा रहा है ना। हर राइट वाला जो है उसमें पहले से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, एक्स भी ज़्यादा है, वाई भी ज़्यादा है। और अगर एक्स को सेम कर दें तो वाई ज़्यादा है, और वाई को सेम कर दें तो एक्स ज़्यादा है, अदरवाइज दोनों ज़्यादा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी आपने ग्राफ के शुरू में देखा था कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही जो चीज़ है कि कितना कम करना पड़ेगा, x का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y का कितना कम करना पड़ेगा, यही हुआ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। MRS of x is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get 1 more unit of x and maintain the same level of satisfaction। यहाँ देखिए इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसका 6 यूनिट को कम करना पड़ा। ये 30 से 24 हुआ, तो रेशियो क्या है, 6:1। फिर ये 1 यूनिट बढ़ाने के लिए ये 5 यूनिट कम करना पड़ रहा है,
फिर ये 1 यूनिट बढ़ाने के लिए ये फिर 4 यूनिट कम करना पड़ रहा है, एंड सो ऑन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो y का जो अमाउंट सेक्रीफाइस किया जा रहा है, y का जो अमाउंट सेक्रीफाइस किया जा रहा है वो कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक और लॉ अप्लाई करने लग जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। आपको पता है ना, स्कार्सिटी वाले फैक्टर जो है वो है कि जो चीज़ कम है उसका यूटिलिटी ज़्यादा है या उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप x को बढ़ाते जा रहे हैं, y को कम करते जा रहे हैं। तो y को कम करते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, x को का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए धीरे धीरे देखिएगा कि y का जो है अमाउंट वो कम होता जा रहा है। According to this law, as a consumer gets more and more units of x, he will be willing to give up less and less unit of y. मतलब x का यूनिट बढ़ाने के लिए y का वो बाद में जो है वो कम से कम यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहेगा। In other words, the marginal rate of substitution of x for y will go on diminishing while the level of satisfaction remains the same. Above table shows that consumer will give up 6 units of good. शुरू में आपने देखा था कि पहले वो 6 यूनिट छोड़ रहा है, बाद में क्या कर रहा है, 5 यूनिट को डिक्रीज करके 1 यूनिट बढ़ा रहा है, बाद में क्या हो रहा है, 4 यूनिट को डिक्रीज कर रहा है, फिर बाद में 3 यूनिट्स को, देख रहे हैं ना, 15 से 12, 3 ही यूनिट छोड़ करके 1 यूनिट इसका बढ़ रहा है। एजम्पशन, तो पहला के एजम्पशन है कि रैशनैलिटी, कंज्यूमर जो है रैशनल होगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस। Diminishing marginal rate of substitution, the rate at which certain amount of one commodity is substituted for another is called MRS. अब और assumption क्या है, तो axiom of comparison, any two combination of x and y and commodities can be compared. अगर A is preferred to B, B is preferred to A, then A and B are indifferent. आपको ए बी से ज़्यादा पसंद है और बी ए से ज़्यादा पसंद है, तो इसी का मतलब इंडिफरेंस होता है। कंसिस्टेंसी, आपका चॉइस बदलेगा नहीं। और ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या है, एज्यूम देयर आर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, इफ ए इज प्रेफर्ड टू बी एंड बी इज प्रेफर्ड टू सी। इसका क्या मतलब होगा कि ए मस्ट बी प्रेफर्ड टू सी। सिंपल ऐसे समझिए कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए जो है वो भी बड़ा होगा सी से, ये चीज कह रहा है। स्केल ऑफ प्रेफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट प्राइस, और प्रेफरेंस जो है उसको मार्केट प्राइस से कोई खास मतलब नहीं है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दिस प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। इसको लिखना है एग्जाम में। मींस दैट द अमाउंट ऑफ वन गुड इन द कॉम्बिनेशन इज इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ अदर गुड इज रिड्यूस। दिस मस्ट बी शो if the level of satisfaction is to remain the same. और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को सेम रखना है तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। ग्राफ देखिए, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन है तो उसके लिए कन्वेक्स होगा शेप। ये अगर ऐसा होता तो हम बोलते हैं कनकेव। ऐसा इंडिफरेंस कर्व जो है बेसिकली होने के लिए तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा ही कर्व की बात करते हैं। And IC will be convex to origin. This property is based on the law of diminishing marginal rate of substitution. ये important है। थर्ड, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता या टेंजेंट नहीं बन सकता है। सिंपल बात है ना, कैसे टेंजेंट होगा। आप कह रहे हो कि एक से बड़ा जो है, दो जो है वो एक से बड़ा है, तो ये वाला कर्व पे मान लो सेटिस्फेक्शन 1 था, इस वाले कर्व पे सेटिस्फेक्शन 2 है। यहाँ वाला जो पॉइंट है वहां पर आप क्या कह रहे हो कि 1 बराबर है 2 के, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये आपने कह दिया। इससे पहले आपने क्या कहा था इंडिफरेंस मैप में कि राइट वाला कर्व जो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो यहाँ ये वाला राइट वाला कर्व है, ठीक है, तो राइट पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, तो यानी वो जो है वो बड़ा है लेफ्ट वाले से। तो अगर बड़ा है तो वो एक पॉइंट ऐसा तो नहीं हो सकता ना जहाँ सेम हो, इसलिए indifference curve are bowed inward
ठीक है, पीपल आर मोर विलिंग टू ट्रेड अवे गुड्स दैट दे हैव इन अबंडेंस, जो चीज़ ज़्यादा है वो आराम से ट्रेड करना चाहेगा, एंड लेस विलिंग टू ट्रेड अवे गुड्स विच दे हैव लिटिल, जो चीज़ कम है वो ट्रेड करना नहीं चाहेगा, उसको एक्सचेंज में देना नहीं चाहेगा। दिस डिफरेंस इन कंज्यूमर मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट कॉज ऑन हर इंडिफरेंस कर्व टू गो इनवर्ड। अब देखिए, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको जूता बेच रहे हैं, तो उसमें क्या है कि 100 रुपया में हम बोल रहे हैं कि जो है आप एक पेयर खरीद लो, और 150 रुपया में हम बोल रहे हैं कि भाई लेफ्ट वाला 2 पाँव का देंगे और राइट वाला 1 पाँव का देंगे। तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है चलेगा कि ये भी एक है, ये भी एक है, ये वाला कॉम्बिनेशन चलेगा कि ये 2 है, ये 2 है, बाकी किसी कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। ये वाला पॉइंट चलेगा कि ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब जस्ट इमेजिन करो ना कि आप ऐसा जूता खरीदने जाओगे कि बोलेगा कि भाई 100 रुपये का एक पेयर है, 150 रुपया दे दो तो लेफ्ट पाँव वाला हम तुमको 2 देंगे और राइट पाँव वाला 1 देंगे। आपको लगता है कि आप 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कीजिएगा? नहीं कीजिएगा खर्चा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। अब बोलता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले बजट लाइन, आपका जो इनकम है उसको आप कैसे खर्च कर रहे हो। मान लीजिए 200 रुपया है आपके पास, और मान लीजिए कोक जो है वो 40 रुपए का है, और साथ में आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, या मान लीजिए बर्गर चाहिए, बर्गर 50 रुपए का है। तो आप देख लो कि 50 रुपए का है तो आप 4 बर्गर ले लो, बर्गर को वाई मान लेते हैं, ठीक है। आप 4 बर्गर ले लो, या 40 रुपए का कोक है तो आप 5 कोक ले लो, है ना। ये आपका 5 कोक हो गया, और यहाँ पर ये बर्गर हो गया, 4 बर्गर, ठीक है। और ये जो है, इस पर अगर कोई सा भी पॉइंट है तो वो क्या बता रहा है कि आपका 200 रुपया पूरा खर्च हो रहा है। अब इसी में अगर एक्स सस्ता हो जाएगा तो ये यहाँ से पॉइंट ऐसा मूव कर जाएगा। ये चीज़ अगर ऐसा हो गया तो ये बता रहा है कि वाई सस्ता हो गया है, और ये चीज़ अगर कर्व ऐसा बन गया बजट लाइन, तो इसका मतलब कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जा रही है। तो बेसिकली ये क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो बताता है कि गिवन इनकम के साथ कंज्यूमर क्या क्या खरीद सकता है और उस कमोडिटी का क्या दाम है। प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, और इंडिकेट द प्राइस ऑफ 2 गुड्स, और इसका स्लोप जो है वो प्राइस बताता है दोनों गुड्स का। बजट लाइन आपको यहाँ बना करके दिखाया है ना। पी एक्स इनकम, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। स्लोप जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव पी एक्स बाई पी वाई रेशियो देगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा कि जब mu x डिवाइडेड बाय mu y इक्वल्स p of x इक्वल्स p डिवाइडेड बाय p of y, या mu x बाय p of x इक्वल्स mu y बाय p of y। कहने का क्या मतलब है, जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के लिए टेंजेंट बन जाएगा और उस पॉइंट पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। Consumer given budget line GF, the consumer is in equilibrium when C comes at 3x 3y point, where budget line GF is a tangent to indifference curve. U2 is the highest indifference curve that the consumer can reach with his or her budget line. Condition: price line should be tangent to indifference curve. Indifference curve must be convex to origin. ये तो कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। और ये देखिए, ये IC3 जो है ये वो गिवन इनकम के साथ नहीं पहुंच सकता है। IC1 को बजट लाइन 2 पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ C और E, तो ये वाला नहीं होगा। IC2 जो है उसके लिए टेंजेंट बना है, तो ये जो है ये पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम का होगा। अब इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे कंज्यूमर सरप्लस मेजर करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मेजर करते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मदद होता है,
सप्लाई ऑफ लेबर एट डिफरेंट वेज रेट होता है, इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ प्राइस इंडेक्स होता है, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू। ये था बजट लाइन वर्सेस इंडिफरेंस कर्व और कि कैसे इक्विलिब्रियम होगा, उसका क्या मीनिंग है।